पॉल्यूशन परेशानी का सबब है। अगर आप सुबह सुबह ताज़ी हवा में सांस लेने का सपना देखते हैं तो भारत के कुछ शहरों में ये सपना अभी भी बहुत दूर की बात है। वायु प्रदूषण आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। कुछ ऐसे शहर हैं जहां हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि वहां रहना हमारे दिल और फेफड़ों के लिए सीधे खतरे की तरह है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। मतलब प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे पर दुनिया के बाकी देश कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रदूषण सिर्फ एक शहर या देश की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल समस्या है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई या कोई भी बड़ा शहर इसे हर साल महसूस करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी देशों ने इसे कैसे कम किया और उनसे हम क्या सीख सकते हैं? आज हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वायु प्रदूषण होता कैसे है। हमारी हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी कई गैसें होती है। ये गैसें प्राकृतिक रूप से मिश्रित रहती हैं और हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन इंसानी गतिविधियों की वजह से, जैसे वाहन, धुआं, फैक्ट्रियां, कचरा जलाना, निर्माण कार्य और लैंडफिल, ये गैसें असंतुलित हो जाती हैं इनकी वजह से। जब ये असंतुलन बढ़ता है और हवा में हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं, तब इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी दुनिया ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। पहला और सबसे प्रभावी कदम है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना। जापान, नॉर्वे, चीन और अमेरिका जैसे देश इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण में सबसे बड़े योगदान करता है। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल कम प्रदूषण फैलाता है, बल्कि उनका मेंटेनेंस भी कम खर्चीला होता है। नॉर्वे में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में छूट, सब्सिडी और मुफ्त चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं दी हैं। यही नहीं, चीन में बड़े पैमाने पर बसें चल रही हैं, जिससे सड़कों पर डीजल बसों का धुआं कम हुआ है। इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ मेट्रो, बस और ट्रेनें इतनी समय पर और सुविधाजनक हैं कि लोग निजी वाहन इस्तेमाल करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन चुनते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ट्रैफिक कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी घटता है। मान लीजिए अगर एक बस में 40 यात्री बैठे हैं तो ये 40 लोग 40 अलग अलग कारों के उत्सर्जन को रोकते हैं। वहीं भारत में हम अक्सर निजी कारों और टू व्हीलर्स पर निर्भर रहते हैं। हमें इस दिशा में बदलाव की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है उद्योगों और फैक्ट्रियों पर सख्त नियम लागू करना। यूरोप के कई देशों में जैसे जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और गैसों पर सख्त नियंत्रण है। यूरोपीय संघ ने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड तय किए हैं, जिन्हें सभी सदस्य देशों को पालन करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी उद्योग अगर हवा में हानिकारक तत्व छोड़ता है तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होती है। इसके साथ ही उद्योगों को साफ तकनीक, फिल्टर और रिसाइकलिंग का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। तीसरा तरीका है हरे भरे शहर और हरियाली को बढ़ाना। चीन ने ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजना शुरू की है, जिसमें हजारों किलोमीटर लंबी हरित दीवार बनाई गई है ताकि रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली धूल और प्रदूषण को रोका जा सके। यूरोप के कई शहरों ने पार्क, बाग और हरित गलियां बनाई है। इससे हवा साफ होती है, गर्म कम होती है और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दिल्ली जैसी जगहों पर अगर हम इस दिशा में कदम उठाएं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, इंडोर और आउटडोर पौधे लगाना, तो वायु प्रदूषण में निश्चित रूप से कमी आएगी। चौथा कदम है कचरे का सही प्रबंधन और रिसाइकलिंग करना। जर्मनी और स्वीडन इस मामले में बहुत आगे हैं। वहाँ पर हर घर में कचरे को अलग करने की परंपरा है, जैसे प्लास्टिक, कागज, जैविक कचरा, प्लास्टिक और अन्य हानिकारक कचरे को जलाने या खुले में फेंकने की बजाय रिसाइकलिंग का काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हवा में जहरीली गैसें कम होती हैं और भूमि प्रदूषण भी घटता है। अगर भारत में भी हम प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करें, रिसाइकलिंग में डालें, तो न केवल वायु बल्कि पानी और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। पांचवा कदम है जन जागरूकता और शिक्षा।
कई देशों में स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रदूषण और इसके खतरे के बारे में जागरूक किया जाता है। बच्चों को प्रदूषण, कचरा, ऊर्जा बचत और ग्रीन तकनीक के बारे में पढ़ाया जाता है। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। जापान और यूरोप के कई शहरों में स्कूल में हर साल क्लीन एयर डे और ग्रीन कैंपेन आयोजित होते हैं। इससे बच्चों में छोटी उम्र से ही जागरूकता आती है। छठा कदम है नई तकनीक और स्मार्ट सिटी। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसी देश स्मार्ट सिटी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वहां हवा की गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगाए गए हैं। जैसे प्रदूषण बढ़ता है, अलर्ट आता है और शहर की योजना बनाने वाले कदम उठाए जाते हैं। इससे प्रदूषण पर तुरंत नियंत्रण किया जा सकता है। इन सभी उपायों से ये स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण केवल सरकारी कदमों से ही कम नहीं होता, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपने निजी वाहन का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, इलेक्ट्रिक वाहन चुनें, कचरे को अलग करें, पौधे लगाएं और दूसरे को भी जागरूक करें। याद रखें, प्रदूषण को कम करना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी की जिम्मेदारी है। चाहे जब वह स्कूल में कोई पढ़ता हुआ बच्चा हो, ऑफिस का कर्मचारी हो या घर का कोई सदस्य। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, बिजली की बचत करना, ई वाहन का उपयोग करना और हरियाली बढ़ाना, तो हम हवा को साफ कर सकते हैं। दूसरे देशों के उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो और सही नीतियां बने तो प्रदूषण कम किया जा सकता है। हमें भी अपने शहरों और गाँव में यही बदलाव लाना है। हमारी सोच बदलनी होगी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ानी होगी। तो चलिए आज से ही हम शुरुआत करें और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को इसके खतरे और बचाव के उपाय सिखाएं। ऑफिस और घर में हरित उपाय अपनाएं। इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन और हरियाली को बढ़ावा दें। कचरा सही तरह से निपटाएं और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। याद रखें, हमारा स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। जितनी साफ हवा हम सांस लेंगे, उतनी ही स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी हम जी पाएंगे। और अगर आप आज जागरूक होकर हमारे छोटे छोटे कदम अगर आप उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक साफ और सुरक्षित भारत मिलेगा। याद रखें, हमारा स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। जितनी साफ हवा हम सांस लेंगे, उतनी ही स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी हम जी पाएंगे। और अगर हम आज जागरूक होकर छोटे कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक साफ और सुरक्षित भारत मिलेगा। कड़क के सांस लूं या जी लूं मुहिम का हिस्सा बनिए। अपने परिवार और दोस्तों को बताइए, अपने समाज को जागरूक कीजिए और सोशल मीडिया पर राइट टू ब्रीथ शेयर कीजिए। अपने विचार शेयर कीजिए कि हम कैसे बना सकते हैं एक पॉल्यूशन फ्री इंडिया। कमेंट में ज़रूर लिखें राइट टू ब्रीथ। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आदर्श ने। आज के लिए इतना ही। याद रखें, एक छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए मिलकर अपने शहर और देश की हवा को साफ करें ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।